स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के रेस्पॉन्स कर्व के रीजन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। और रीजन नंबर 3 जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज रीजन है। यानी कि इस हाई फ्रीक्वेंसी रेंज रीजन के अंदर हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ये जो सर्किट डायग्राम है वो कैसा बिहेव करेगा, इस चीज को स्टडी करने के लिए जब हमने इस सर्किट डायग्राम को स्टडी किया और इसकी वर्किंग को स्टडी किया, जो कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने क्या देखा, इस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के अंदर सिर्फ अगर हम 3 कैपेसिटर्स की वर्किंग को स्टडी कर लें तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी रेंज रीजन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो जो वो 3 कैपेसिटर हैं वो कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट कैपेसिटर है वो है C1, और C1 कहां पर लगा है? इनपुट के ऊपर लगा हुआ है। यानी ये C1 कैपेसिटर है वो क्या करेगा, इनपुट सिग्नल के ओनली एसी कंपोनेंट को कपल करेगा फर्स्ट स्टेज के ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफायर है उसके बेस के साथ कपल करेगा। और जो हमारा ये जो सीसी कैपेसिटर है इसको हमने क्या नाम दे रखा है? कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग का मतलब जोड़ना, कपलिंग का मतलब ऐड करना। यानी कि वो क्या ऐड करना चाहते हैं हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के अंदर, सीसी के थ्रू जो फर्स्ट स्टेज की आउटपुट है उसका केवल एसी कंपोनेंट हम किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं? जो सेकंड स्टेज का एम्पलीफायर है उसके बेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। और कौन कनेक्ट करेगा फर्स्ट स्टेज की आउटपुट को सेकंड स्टेज की इनपुट में? ये कपलिंग कैपेसिटर एक्ट जोड़ेगा। यानी कि इसका सबसे ज्यादा मेन रोल होगा इस हाई फ्रीक्वेंसी रेंज रीजन के अंदर। और जो थर्ड कैपेसिटर है वो हमारे पास कौन सा कैपेसिटर है? सीसी कैपेसिटर है। और ये इसको हमने क्या नाम दे रखा है? बाईपास कैपेसिटर। हमें पता है जो भी कोई कैपेसिटर होता है उसका मेन काम क्या होता है? वो केवल एसी को परमिट करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। यानी कि कैपेसिटर का क्या होता है? कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है और उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? 1/2πfc और 1/ωc, यानी 2πfc। हम इस चीज को स्टडी करना चाह रहे हैं। और कहां पर स्टडी करना चाह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? हाई है। अगर हाई है तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, तो वो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? हाई बन जाएगा। और हाई बनने के ऊपर इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू लो बन जाएगी। मैं अब वेरी हाई के ऊपर बात कर रहा हूं, नॉट 50 हर्ट्ज की बात कर रहा हूं, मैं 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर बात कर रहा हूं। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात कर रहा हूं। मीन्स हाई से फिर और इंक्रीज करूंगा, ये वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। इसका मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अगर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, मैं यहां पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने लो लिखा है यहां पर, सपोज करो ये क्या हो गई? 0 हो गई। यहां पर ये समझा रहा हूं। अगर ये 0 हो गई तो इस केस में ये जो कपलिंग कैपेसिटर है, सबसे पहले मैं इसका फंक्शन आपको बता देता हूं। ये जो कपलिंग कैपेसिटर है, अगर यहां पर ये 0 का मतलब क्या है? ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि शॉर्ट सर्किट का मतलब ये ऐसे जो कैपेसिटर लगा हुआ है एक वायर की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि ये कैपेसिटर कैसा? ऐसे वायर की तरह कनेक्ट हो जाएगा। और वायर की तरह कनेक्ट होते ही तो क्या हो गया? देखो हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है इस ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट हो गया। यानी कि 2 ट्रांजिस्टर कनेक्ट हो गए। और कैसे कनेक्ट हो गए, अब उस चीज को देखना है। अगर मैं देखूं तो कैसे कनेक्ट हुआ? जो ये सेकंड ट्रांजिस्टर है
वो कैसे कनेक्ट हो गया, जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर का लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में कनेक्ट हो गया। देखिए अगर मैं बात करता हूं, यानी कि जो ये R1 है ना, ये R1 कैसे कनेक्ट हो गया, पैरेलल टू RC कनेक्ट हो गया। ये देखिए यहां से मैं ऐसे अगर इसको कनेक्ट कर दूं तो ये बेस को ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ये बेस ऐसे कनेक्ट हो गया, ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब मेरा क्या कंडीशन आ गई यहां पर, अगर मेरा इस केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई है, बहुत हाई है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस में कौन से की बात कर रहा हूं, सीसी की बात कर रहा हूं। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो गया, दो ट्रांजिस्टर मेरे कनेक्ट हो गए। और कनेक्ट कैसे हुए, जो सेकंड ट्रांजिस्टर है मेरा, वो कनेक्ट हुआ। कैसे कनेक्ट हुआ, कनेक्ट हुआ पैरेलल टू लोड रेजिस्टेंस RC ऑफ फर्स्ट स्टेज के साथ कनेक्ट हो गया। तो इसमें क्या कंडीशन आ गई, मेरा ये R1 जो है वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, इसके पैरेलल में। इसका मतलब पैरेलल में हमने स्टडी कर रखा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू। अगर मैं इसके लोड रेजिस्टेंस की इफेक्टिव वैल्यू निकालूं तो वो क्या होती है, देखो पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल के अंदर। तो ये होता है, इसका मतलब हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया इस केस में, जो हमारा फर्स्ट स्टेज का ट्रांजिस्टर का अफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या कर गई, डिक्रीज कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। अगर रिड्यूस कर गई, इसका मतलब रिड्यूस होने से ये जो सेकंड हमारा ट्रांजिस्टर है वो फर्स्ट स्टेज को क्या कर देगा, लोडेड कर देगा, मतलब उस पे लोड डाल देगा। इसका मतलब हमारे पास क्या अफेक्ट आ गया, एक लोडिंग अफेक्ट आ गया इस केस में। किस केस में लोडिंग अफेक्ट का कंसेप्ट आएगा, लोडिंग अफेक्ट का कंसेप्ट कहां पर आएगा, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएगा। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कैसा बिहेव करने लग जाएगा, एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते ही दो ट्रांजिस्टर कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट कैसे होंगे, सेकंड ट्रांजिस्टर कनेक्ट होगा लोड रेजिस्टेंस ऑफ ए फर्स्ट ट्रांजिस्टर के पैरेलल में। ऐसा कनेक्ट होने से फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो अफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ऐसा होने से ये जो सेकंड ट्रांजिस्टर है वो लोड डाल देगा किसके ऊपर, फर्स्ट ट्रांजिस्टर के ऊपर। इसका मतलब अफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गया। इसके लिए वोल्टेज सोर्स का काम कौन कर रहा है, इसके लिए तो वोल्टेज सोर्स का ये काम कर रहा है जब हमने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में स्टडी किया था। तो इसका मतलब जब लोडिंग अफेक्ट आएगा तो क्या होगा, वोल्टेज लेवल रिड्यूस होगा। किसका होगा, वोल्टेज सोर्स का रिड्यूस होगा। इसका मतलब यहां पर देखिए ना, अगर इसका अफेक्टिव रेजिस्टेंस ही कम हो गया तो यहां पे वोल्टेज हमें आउटपुट के अंदर कम मिलेगी। अगर आउटपुट के अंदर ही कम मिलेगी तो इसके ऊपर यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाली है वो क्या होगी, कम होगी। यानी कि कंसेप्ट याद रखना, जब लोडिंग अफेक्ट होगा तो लोडिंग अफेक्ट क्या करेगा, वोल्टेज लेवल को रिड्यूस करेगा वोल्टेज सोर्स की। और अब यहां पर अगर इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज सोर्स तो ये है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हमारी कम हो गई, अगर वोल्टेज ही कम हो गई तो इसके बेस के ऊपर कम सिग्नल जाएगा, कम करंट फ्लो करेगा, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इसका मतलब ओवरऑल वोल्टेज गेन लोडिंग अफेक्ट की वजह से हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें क्या मिलने वाली है, कम मिलने वाली है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को हाई करूंगा
तो हाई करूंगा तो ये वोल्टेज गेन क्या होती जाएगी, जीरो होती है, और क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब एक लोडिंग अफेक्ट आएगा, और वो लोडिंग अफेक्ट क्या कर रहा है, हमारे ओवरऑल वोल्टेज गेन को रिड्यूस कर रहा है। पहला कंसेप्ट तो ये है। और दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, देखो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसके अंदर क्या होते हैं, इनहेरेंट कैपेसिटर होते हैं, किसके बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में, इंटर इलेक्ट्रोड्स के बीच में। ट्रांजिस्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रोड्स हैं, 3 इलेक्ट्रोड हैं, बेस, कलेक्टर एंड इमीटर। ये लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरे को आप थप्पड़ धीरे धीरे मारते रहो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन जब आप मेरे को जोर से थप्पड़ मारोगे तो मैं सहन नहीं करूंगा और तुम्हारे थप्पड़ दे मारूंगा, ये कंडीशन आती है। इसका मतलब इस ट्रांजिस्टर के अंदर जो इनहेरेंट कैपेसिटर हैं वो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक्टिव नहीं होते, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो क्या कर जाते हैं, एक्टिव कर जाते हैं। तो मेरे कौन कौन से हैं, देखिए वो इनहेरेंट कैपेसिटर, एक तो कलेक्टर के बीच में और बेस के बीच में वो कौन सा कैपेसिटर है, सीबी, और दूसरा मेरा कैपेसिटर बेस के बीच में, इमीटर के बीच में वो कौन सा कैपेसिटर, बीई, और मेरा तीसरा जो कैपेसिटर बनेगा वो किसके बीच में, कलेक्टर के बीच में और इमीटर के बीच में बनेगा, वो कौन सा बनेगा, सीई। ये कैपेसिटर क्या अफेक्ट डालेंगे वोल्टेज गेन के ऊपर, इस चीज को हमें देखना है। ये कैपेसिटर क्या अफेक्ट डालेंगे, देखो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर ये एक्टिव हो गए, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो हमें यहां पर आउटपुट मिलेगी, ये आउटपुट हमें रिवर्स मिलती है इनपुट का। ये जैसे अगर मैं इनपुट सिग्नल यहां पर दे रहा हूं तो ये यहां पर मैं इसकी बात कर रहा हूं, सपोज करो इस ट्रांजिस्टर की, यहां पर जो आउटपुट मिलेगी इस केस में क्या होगा, ये इन दोनों का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर कम होने की वजह से जो ये मेरा आउटपुट का पार्ट है वो क्या होगा, कुछ मेरा इनपुट के अंदर आकर कपल कर जाएगा, और इनपुट के अंदर कपल जब करेगा ये मेरा फेज, दोनों का फेज क्या है, 180 के ऊपर है, यानी कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव में आकर कपल करेगा, जुड़ेगा, तो हमारा इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, कम हो जाएगी, और इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होने से हमें वोल्टेज गेन क्या मिलने वाली है, कम मिलने वाली है। तो इस केस में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी वोल्टेज गेन हमें क्या मिलने वाली है, कम मिलने वाली है। तो हमें अब ये देखना था वो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें क्या मिलता है, हमें एक डिस्टोर्शन लेस एम्प्लीफिकेशन मिलता है, और उस फ्रीक्वेंसी के बाद हमें डिस्टोर्शन लेस एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलता। तो उस फ्रीक्वेंसी को अब हम एक नाम देने वाले हैं, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमारी होगी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी वैल्यू के ऊपर आएगी, जो मेरा मैक्सिमम, मैंने एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया था, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरी वोल्टेज गेन क्या आती है, मैक्सिमम आती है, और वो वोल्टेज गेन सपोज करो मेरी मैक्सिमम AM है और इसकी वैल्यू ये है। तो मेरे को वो फ्रीक्वेंसी, हाइयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर मेरे को डिस्टोर्शन लेस एम्प्लीफिकेशन मिलता है। तो हमने कहा ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो डिस्टोर्शन लेस कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर आता है, जो मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वोल्टेज गेन है, वो वोल्टेज गेन अपनी मैक्सिमम का कितना रह जाए, 70.7%, मीन्स 7, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वोल्टेज गेन अपने मैक्सिमम वोल्टेज गेन का कितना रह जाए, 70.7%, इसका मतलब 0.707 ऑफ AM, या मैं ये कह दूं 1/√2 ऑफ AM।
इतना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज गेन, यानी कि इतना मैक्सिमम वोल्टेज गेन जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो जाएगा उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वोल्टेज गेन अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाए, 0.707 इतना हो जाए, 1/√2 टाइम हो जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी।